हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने बच्चे क्लास 10th में और 2024 बोर्ड का पेपर देने वाले हो तो गणित के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, वो भी टोटल 50। कितने प्रश्न? 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर एक 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 20 में 20 लेकर आओगे। 20 बात की मेरी गारंटी है। बस इन क्वेश्चनों को आप 50 प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार कर लो। 2024 बोर्ड में 100% ये आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। इस बार में सारे सब्जेक्ट में सारे बच्चों को मैं चाहता हूं 70 में 70 नंबर आए और सारे बच्चे टॉप करें अपने विद्यालय में, अपने जिले में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इतना दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके 20 में 20 क्लियर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की मेरी गारंटी है। आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के लगा कर जाके एग्जाम में देख लेना। पहला प्रश्न मैं हल करना चाहता हूं। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि दिया है HCF 252,594 का, SCF 18 दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए LCM 252 और 594 का। मतलब दो संख्याओं का HCF दिया है, उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को देख लो ताकि फार्मूले से आपको मालूम हो जाए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को मैं पहला प्रश्न यहां हल करता हूं। प्रश्न कह रहा है कि एचसीएफ दोनों संख्याओं को दिया है, एलसीएम पूछा है। तो जब भी एलसीएम आपसे पूछे तो उसके लिए फार्मूला चलता है। एलसीएम बराबर फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में एचसीएफ। यह फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूले पर रख लो। एलसीएम आपको निकालना है। पहली संख्या आपको 252 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 594 दिया हुआ है और बटे में एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 18 है। अब बस आपको काटना है। जब 18 से 252 को काटोगे तो एलसीएम आपको मालूम चलेगा कितना। जब 18 से 252 को काटोगे तो 14 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 14 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। गुणे में हो जाएगा 594। अब यहां से आप सिंपल गुणा करना है आपको एलसीएम निकालने के लिए। जब एलसीएम निकालोगे तो 14 गुणा 594 में करोगे तो 8,316 आपको एलसीएम देखने को मिलेगा और यही आपका एलसीएम है और यही आपका आंसर है। बस अब ऑप्शन में ढूंढना है कि 8,316 कहीं दिख रहा है क्या। बिल्कुल दिख रहा है, 8,316 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और यही राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लिए, आपको मालूम चल गया कि हाँ एलसीएम निकालने का यही फॉर्मूला है, तो एग्जाम में यही आएगा और यही फॉर्मूला याद करोगे, रखोगे, उसका मान और आंसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं दूसरा प्रश्न सॉल्व करूंगा, लेकिन दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं पहले क्या है। दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो अगर द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं? जिसकी अधिकतम संख्या, घातों की संख्या 2 होती है। तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2 होगी। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें क्या लगाना है, इसमें तो सोचने वाली बात है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, अब प्रश्न आता है तीसरा जो कि लगाने वाला है। क्या है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और एक है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है। इक्वेशन दो दिया है, एक दिया है 3x और प्लस 2ky दिया हुआ है और बराबर 2 दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 3x प्लस 2ky और प्लस 2 इधर है तो -2 कर दो बराबर 0। इससे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। एक समीकरण और दिया मेरे प्यारे बच्चों, 2x प्लस 5y और प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर आप दूसरा मान लो। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि इन दोनों समीकरणों द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है। जब परस्पर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका इक्वेशन कहता है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं, उसका इक्वेशन कहता है कि a1 बाटा a2 जो है वो बराबर होता है b1 बाटा b2 के, लेकिन यह जो है बराबर नहीं होता है c1 बाटा c2 के। यह कब कंडीशन फॉलो करता है? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब। ठीक है, तो मेरे प्यार बच्चों, पहले आप a1 b1 का वैल्यू निकालो। तो समीकरण नंबर पहला से a1 b1 c1 का वैल्यू निकलेगा। समीकरण नंबर दूसरा से a2 b2 c2 का वैल्यू निकलेगा। तो चलो पहले a1 का वैल्यू निकालते हैं समीकरण पहला से। तो a1 बराबर 3, ठीक है,
इसी तरह B1 बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2k, और C1 बराबर मेरे प्यारे बच्चों -2। इसी तरह अगर मैं यहाँ से A2 निकालूं तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 2, और B2 बराबर दूसरा का समीकरण से 5। इसी तरह C2 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब वैल्यू निकल गया तो अब पुट अप कर दो। A1 का वैल्यू कितना है 3, A2 का वैल्यू कितना है 2, बराबर है B1 का वैल्यू कितना है 2k, और B2 का वैल्यू कितना है 5। बस अब इतना सही हल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, तिर्यक गुणा कर दो। 2 को गुणा 2k में करोगे तो 4k आ जाएगा, बराबर 5 आई 15। अब यहाँ से k का वैल्यू मैं निकालूं तो 15, 4 गुणा में उधर जाएगा तो 4 भागे में आ जाएगा। ठीक है, तो k का मान कितना गया 15/4, और यही आपका आंसर कहलाएगा। और ऑप्शन में देखोगे तो जरूर मिलेगा 15/4। तो 15/4 जैसा तीसरा का ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन 15/4। बस हो गया। तो एक बार लगा के जाओगे ना तो एग्जाम में पूरा दिमाग काम करेगा, आपको सारे क्वेश्चन लगाकर चले आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है विविध कर ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समीकरण आपको दिया है कि 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको आप तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, अब यहाँ विविधकर निकालना है। तो विविधकर का फार्मूला चलता है, जब तक मालूम नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये विविधकर निकालने का फार्मूला है। जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक आप लगा ही नहीं पाओगे। तो पहले ए बी सी के वैल्यू निकालो। तो यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल, तो a बराबर 3, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। b बराबर x से x कैंसिल, b बराबर -2, और c बराबर 1/3। ठीक है, जब निकल गया तो d बराबर विविधकर बराबर b², b का वैल्यू क्या है -2, फिर -4 गुणे a का वैल्यू कितना है 3, और c का वैल्यू कितना है 1/3। 3 से 3 आप कैंसिल कर देना है। d बराबर -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, फिर -4 गुणा 1 में करोगे तो 4। अब d बराबर 4 में से 4 गया तो 0, बात खत्म। विविध कर d जो है 0 आ गया। तो देखो इसमें दिया है पहला वाला ऑप्शन ही तो दिया है, ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को हो रही है? बिल्कुल नहीं होगी, जब तक मैं हूं आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। आगे देख लो, अगला प्रश्न है 5वां, बहुत प्यारा प्रश्न है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बस बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार ये क्षेत्रफल है, मतलब ये आयताकार खेत है, तो इसमें क्या है लंबाई और चौड़ाई है। और क्षेत्रफल क्या निकलता है यल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है 30 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमको मालूम नहीं ना चौड़ाई मालूम, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। तो देखो लंबाई को हम मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल अगर निकालने तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल है जो कि दिया है 30 मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर पहला मान लो। और एक बात बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई जो है y जो है चौड़ाई से, चौड़ाई मतलब x से 1 मीटर अधिक है, इसको समीकरण दूसरा मान लो जिस प्रकार बोला है। अब करना क्या है, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रख दो। तो y बराबर x+1 है, तो y की जगह आप x+1 रख लो। ठीक है, कोष्टक में इंटू में बच गया इधर x, बराबर इधर हो गया 30। x को गुणा x में करोगे तो x² प्लस x में x का गुणा करेंगे तो x², और प्लस x में 1 का गुणा करोगे तो x बराबर यहाँ पे 30। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब करना क्या है x² और प्लस x, प्लस 30 इधर आएगा तो -30 बराबर 0। हमको तो इक्वेशन ही पूछा था ना, तो इक्वेशन बन के तैयार है। देखो ऑप्शन में दिया है x² प्लस x -30 बराबर 0, तो x² प्लस x -30 बराबर 0, ऑप्शन नंबर तीसरा। लो बन गया। तो इतना आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बार आप लगा कर चले जाओगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 6 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है। तो कौन सा पद जो है 78 है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको सीरीज दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, फिर इसी तरह चलता है। कह रहा कौन सा पद 78 है।
तो हमको मालूम नहीं कि कौन सा पद 78 है, तो हम लोग लिखेंगे कि मान लेते हैं कि एनवा पद माना एनवा पद 78 है। तो एनवा पद का मतलब एनवा पद को हम मान लेते हैं कि 78 है। नहीं मालूम तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, अब एनवा पद कैसे निकलता है? ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है, बराबर 78 अंश। और आपको मालूम है यहाँ पे कि ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू मतलब प्रारंभ 3, और डी मतलब सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकलता है? 8 में से 3 घटा दो तो 5, सर्वांतर 5 आ गया। बस ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 5 रखिए। ए का वैल्यू की जगह 3 और n माइनस 1 डी का वैल्यू 5 बराबर 78 अंश। तो 3 प्लस 5 गुणा n में करोगे तो 5n माइनस 5 गुणा 1 में करोगे तो 5 बराबर 78 अंश। तो ये हो जाएगा आपका 5n निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 78 और माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 और प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस के 3। तो 5n बराबर कितना आ जाएगा? 78 में 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 83। 83 में से 3 जाएगा तो 80 बचेगा। और यहाँ से n निकालोगे तो 80/5 आ जाएगा। घटाओगे तो n बराबर 16। तो मतलब 16वां, ठीक है, 16वां पद जो है 78वां होगा। तो यहाँ पे लिख देना कि 16वां पद 78वां है, मतलब 78 है। तो 16वां पद मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, 1% दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। और प्रश्न नंबर 7वां भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। देखो कैसे लगाते हैं इसको, बहुत प्यारा प्रश्न है कि एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं तथा कोण ए बराबर 57 अंश और कोण ई बराबर 75 अंश। तो कोण सी का वैल्यू पूछा है। मतलब कि अगर हम बात करें, अगर मैं दो त्रिभुज अगर बना देता हूं, यहाँ पे एक का नाम रख देता हूं ए बी सी, एक का नाम है आपका डी ई एफ, और दोनों जो है वो समरूप है। इतना बोल दिया आगे से, दोनों समरूप हैं। ठीक है, अब देखो दोनों समरूप का मतलब कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। देखो बहुत प्यारा प्रश्न, कैसे लगाएंगे। और एक चीज बोला इसमें कि कोण ए बराबर दे रखा है कितना? 57 अंश दे रखा है। और कोण बी बराबर जो है वो दे रखा है, बी कह रहा हूँ, कोण ई बराबर 75 अंश दे रखा है। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी जानते हो, ए। तो यहाँ लिख लेना, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी ए से, मतलब एंगल से कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होगा, कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा, और कोण बी जो होगा वो कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में देखो, एबीसी में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी बराबर कितना अंश होता है? 180 अंश। अब कोण ए का वैल्यू दिया है 57 अंश, रख देंगे। कोण बी, अब कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, और कोण ई अगर 75 अंश है तो कोण बी भी कितना अंश होगा? 75 अंश होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कोण बी की जगह 75 अंश। कोण सी निकालना है हमको 180 अंश। तो कोण सी निकालोगे तो 180 अंश माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, फिर 7 5 12, 132 अंश घट जाएगा। तो हो जाएगा कोण सी बराबर 180 में से 132 जाएगा तो 48 अंश। कोण सी का वैल्यू कितना आ गया? 48 अंश आ गया। ठीक है, बस ये पूछा था कोण सी बराबर क्या होगा, तो कोण सी का वैल्यू जो होगा 48 अंश होगा। हल हो गया, कितना सिंपल प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी -3 होगी, और क्या? y अक्ष से दूरी हमेशा x अक्ष की दूरी कहलाती है। अगर यही x अक्ष से दूरी पूछता तो 5 होता, लेकिन y अक्ष से पूछा है तो -3 होगा। चलो आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 90 अंश है और tan a बराबर 1/3 में 3।
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है कि साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न सिंपल ही है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि हल कर पाऊँ। अब देखिए पेज हमने ले लिया, कैसे हल करेंगे उसको देखो। टेन ए बराबर मेरे प्यारे बच्चे दिया है 1/3 में 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर 1/3 में 3 को हम लिख सकते हैं 10 30 अंश, क्योंकि 10 30 अंश का वैल्यू 1/3 में 3 होता है। 10 से 10 कटेगा तो ए बराबर 30 अंश। ठीक है, ए बराबर 30 अंश मालूम चल गया। और कोण सी का वैल्यू 90 अंश दिया ही है, कोण सी बराबर 90 अंश दिया है। और इतनी जानकारी तो आपको है कि त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण बी और कोण सी बराबर कितना अंश होता है? 180 अंश। तो कोण ए का वैल्यू 30 अंश दिया ही है, कोण बी का वैल्यू निकाल लो, कोण सी बराबर 90 अंश दिया ही है, बराबर 180 अंश। जब कोण बी निकालोगे तो 180 अंश माइनस 90 और 30 120 अंश घट जाएगा इधर जाकर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60 अंश। तो कोण बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 60 अंश आ गया। अब हमसे वैल्यू किसका पूछा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। तो यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछा है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए का वैल्यू कितना अंश आया है? 30 अंश, तो साइन 30 अंश। कॉस बी का वैल्यू 60 अंश, तो 60 अंश। फिर कॉस ए का वैल्यू कितना अंश आया था? 30 अंश। फिर साइन बी का वैल्यू कितना आया है? 60 अंश, तो साइन 60 अंश। अब बस वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पे साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 अंश का वैल्यू भी आपको उतना ही होता है 1/2। और कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? करड़ी में 3/2 इंटू साइन 60 अंश का वैल्यू सेम वही होता है, करड़ी में 3/2। एक में एक का गुणा करोगे तो एक, दो में दो का गुणा करोगे तो 4, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करोगे तो 3, दो का दो में गुणा करोगे तो 4। तो नीचे तो 4 ही आएगा क्योंकि सेम है, और ऊपर जोड़ लो 1 और 3 4, 4 का जब 4 में भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, देखो क्या है। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य कैसे निकलता है? 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राकृतिक संख्या है। समांतर माध्य कहता है कि जोड़ दो। समांतर माध्य क्या कहता है? जितनी भी संख्या है जोड़ दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 9, 9 से भाग दे दो, यहाँ पर निकल जाएगा समांतर माध्य। जोड़ोगे मेरे प्यारों जो 45 आएगा, और बटे में 9, 9 से काट दो, 9 5 45, समांतर माध्य 5। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। दिया है कि समीकरण इतना का विविधकर होगा। तो विविधकर अभी हमने बताया था फॉर्मूला की डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ ए का वैल्यू 3 दिख रहा है, बी का वैल्यू -2 दिख रहा है, और सी का वैल्यू 1/3 दिख रहा है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी मतलब -2 का होल स्क्वायर, -4 गुणे ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, डी बराबर -2 का स्क्वायर 4, और -4 गुणा 1 में करोगे तो 4, तो डी बराबर 4 में से 4 गया 0, तो डी बराबर 0। मतलब डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ही बताया जाए। अगला प्रश्न 12वां। चलिए देखिए क्या है 12वां कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य है। जब इस शून्य के आपसे पूछे तो आपको सिंपल करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको शून्य के बराबर कर देना है। जैसे समीकरण इसको शून्य के बराबर कर दो। अब इसे आप हल कर दो। गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। मतलब 5 × 2 सही है। 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5 2 7x हो जाएगा, और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से कॉलम आपको बनाना है जोड़ा। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लो 1, तो x से x कैंसिल, तो एक x बचेगा, प्लस इसमें एक ही x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। इसमें 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x, और 2 5 10, 5 बार में जाएगा बराबर 0। तो इसमें भी x प्लस 5, इसमें भी x प्लस 5, दोनों में सेम आएगा तभी समझ लो कि समीकरण तुम्हारा सही है। दोनों में सेम है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा जो कॉमन लिया हूँ x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार आपको करना क्या है कि x प्लस 5 बराबर 0 कर देना है, इधर आपको x प्लस 2 बराबर 0 कर देना है। तो x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5,
इधर x बराबर +2 उधर जाएगा तो -2, तो शून्य क्या आ गया -5 और -2। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों -2 -5 जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 13 यह है कि समीकरण युग में x प्लस वाई और x माइनस वाई का हल है। तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, उसका पूछा हल क्या होगा। ये बहुत सिंपल है। 13वां प्रश्न है, जब आपको समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 10, इसको आप पहला मान लो। एक और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, इसको आप दूसरा मान लो। देखो प्लस वाई माइनस वाई तो जोड़ दो, जोड़ने पे दोनों कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 10 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या जाएगा आपका 14/2, 2 से कटाओगे तो x बराबर 7। अब इसी x का मान जो है वो समीकरण पहला में रख लो, तो x की जगह आप क्या रखोगे 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर क्या जाएगा 10 माइनस के 7, तो y बराबर कितना जाएगा 3। तो x बराबर 7 y बराबर 3, देखो दिया है x बराबर 7 y बराबर 3, मतलब बी वाला ऑप्शन, x बराबर 7 और y बराबर 3 राइट आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 तो यह फार्मूला है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l है, तभी n पदों के अगर योगफल निकालना होगा तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब आपको पदों की संख्या दिया हो, अंतिम पद दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, तब n पदों का अगर योगफल कोई पूछे तो आप फार्मूला लगाओ कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, तो याद करने वाला चीज था। 15वां प्रश्न देखो क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 दिया हुआ है, ए सी बराबर 12 दिया हुआ है, बी सी बराबर 6, तो यहाँ पे कोण बी का मान पूछा है। अब मेरे प्यारों जो आप बताओ, सिंपल एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, आपका सी है। ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 दिया हुआ है, तो इसको आप 6 कड़ी में 3 रख लो। ए सी बराबर 12 दिया हुआ, तो ए सी को आप 12 मान लो। बी सी बराबर 6, बी सी बराबर 6 मान लो। अब मेरे प्यारे बच्चों पूछा है कि इस कोण बी का मान क्या होगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यह पाइथागोरस फार्मूला काम कर दिया तो समझ लो ये बी वाला जो है 90 अंश हो जाएगा। तो पहले चेक कर लो, कर्ण जो है ए सी है तो ए सी का स्क्वायर, लंब आपका ए बी है तो ए बी का स्क्वायर, आधार आपका बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। देखो बराबर होता है, ए सी मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। ए बी मतलब कि 6 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर। वहीं बीसी की अगर हम बात करें तो 6 का होल स्क्वायर। तो 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा 144 बराबर 6 का करोगे तो 36 गुणे कड़ी में 3 का करोगे तो 3 और प्लस 6 का करोगे तो 36। तो 144 बराबर 36 18 3 3 9 1 10 108 प्लस 36, तो इधर 144 और इधर 108 में 36 जोड़ो तो ये भी 144, मतलब बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है मतलब समकोण त्रिभुज है और कोण बी का वैल्यू जो होगा वो 90 अंश होगा 100%। तो 90 अंश मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि दो बिंदु दिया है, एक 2,3 एक दिया 4,1 की बीच की दूरी पूछा है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर आपको एक रेखा दिया हुआ है, इसको आप ए मान लो, इस बिंदु को आप बी मान लो, ठीक है। तो ए का निर्देशांक आपको दिया है 2,3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपको 4,1 दिया हुआ है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये होता है आपका x1 y1 और इससे आप मानोगे x2 y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र चलता है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सूत्र नहीं मालूम रहेगा तब तक आप हल नहीं कर पाओगे। सूत्र कहता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला कहता है। अब रखना है आपको वैल्यू, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में x1 मतलब कि 2 माइनस x2 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी बराबर करड़ी में 2 माइनस 4 मतलब -2 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 जाएगा तो 2 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 ही आएगा और 2 का स्क्वायर करो तो 4 ही रहेगा। तो ए बी बराबर 4 4 8। तो ए बी बराबर 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुणे 2 लिख सकते हो। तो ए बी बराबर
4 का वर्गमूल 2, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ऐसे ही रहेगा। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना गया, 2 करोड़ी में 2 इकाई। तो 2 करोड़ी में 2 का मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, 1% दिक्कत होगी तो बताइएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा भाज्य संख्याओं का युग्म है। सभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए ए बी, अगर इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो और एचसीएफ आपका एक आ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि दो दो संख्याओं दो मतलब सभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 18-25 होगा, क्योंकि 18-25 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, अरे एलसीएम कह रहा हूँ, एचसीएफ निकालोगे ना तो एक ही आएगा। निकाल कर देख लेना। ठीक है, निकाल के क्या देखना मैं बता देता हूँ। देखो जैसे 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3। इसी तरह आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5। तो इसको लिखोगे 2, एक बार है तो 2 पे पावर 1, 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2, यहाँ 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में एक तो सबके छिपा होता है। कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन आपको एक ही मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो एक आ गया ना, मतलब ये सब भाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। और किसी भी का एचसीएफ एक नहीं आएगा, चेक कर लेना, किसी का भी एचसीएफ एक नहीं आएगा सिवाय 18 और 25 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि यदि समीकरण दिया है कि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान है। मेरे प्यारों से इतना आंख बंद करके भरोसा करना है कि जब मूल बराबर बोल दे, तो मूल बराबर का मतलब मेरे प्यार बच्चों ये होता है कि विविधकर जो होता है b² - 4ac वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलो आपको समीकरण दिया है 3x² - 12x + k = 0। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -12 और c बराबर k। अब वैल्यू रख दो, तो b² मतलब -12 का होल स्क्वायर -4 × a 3, सी का वैल्यू क्या है के बराबर 0। -12 का स्क्वायर करोगे तब +144, -4 × 12 के बराबर 0। सिंपल करना क्या है, 144 बराबर -12 के उधर जाएगा तो +12 के। अब ये 12 से काटा दो 144, 12 12 में कट जाएगा, तो के बराबर 12। के का ही वैल्यू पूछा था कि के का मान बताओ, तो के का मान 12, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न 9 प्रश्न बहुत सिंपल है, बस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे 1 - 10 30 अंश, मतलब 10 30 अंश का वैल्यू डालकर उसको स्क्वायर कर दो, तो 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3 तो 1/3 हो गया ना, इसका स्क्वायर कर दो। अब बटे में 1 प्लस फिर वही दिया है, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर कर दो, बस। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस नहीं माइनस है, माइनस करली में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, करली में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। जब इसे हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 एकम 3 3 में सेक जाएगा, तो 2/3 फिर पूरे बटे में 3 एकम 3 1 4 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बच गया 2 नीचे बच गया 4, इसको कैंसिल करोगे तो 2 एकम 2 2 दूनी के 4 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा बी वाला हो जाएगा, इधर ऑप्शन दिया हुआ। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 20वां है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, मतलब कितने अंश का कोण अंतरित करती हैं, तो संपूरक कोण अंतरित करती है। मेरे प्यारे बच्चों ये तो याद करने वाला सब्जेक्ट है, ये मतलब क्वेश्चन है, संपूरक कोण। ठीक है, आगे देखो लगाने वाला प्रश्न तो यहाँ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, दोनों बराबर हैं। तो पाई से पाई को आप कैंसिल कर देना, आर को इस आर से कैंसिल कर देता, आर बराबर 2, आर मतलब क्या था त्रिज्या, त्रिज्या कितना गया 2 यूनिट। यही पूछा था, बस ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न अच्छा है, प्रश्न नंबर 22। ये प्रश्न बहुत ज्यादा बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, मान लेते हैं दो गोले का आयतन है, एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, ये पहले गोले का आयतन है, बटे में दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 का स्क्वायर, बस त्रिज्या अलग अलग मान लो, r1 r2 त्रिज्या मान लो। इनका अनुपात दिया है ऑलरेडी 27/64,
तो अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कैंसिल, बच गया R1 का क्यू, इधर बच गया R2 का क्यू। ठीक है, 27/64 का अगर मैं क्यूब करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मेरे प्यारे बच्चों लिख सकता हूँ कि ये 3/4 का क्यूब है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 होता है। आप देखो इसको R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ R1 बटे R2 का क्यूब, दोनों को साथ में लिख सकता हूँ। और बराबर ये तो आपका 3/4 का क्यूब है ही, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा R1 बटे R2 बराबर 3/4। लो, लेकिन बोला तो क्या है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। फॉर्मूला क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, कि 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर, यह गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है 3, R2 का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 9/16, मतलब 9/16 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। 9/16 मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23वां सॉल्व करते हैं। 23वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 23वां प्रश्न यह है, 23वां तो फार्मूला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा तो क्या होगा 2 पाई r h तो होता है, और क्या बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है 2 पाई r h होता है। चलो आगे, अगला प्रश्न 24वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों 125 से जब विभाजित करते हैं तो 8 शेषफल बचता है, और 70 को विभाजित करते हैं तो 5 बचता है, घटा दो तो इधर बच जाएगा 117, इधर बच जाएगा 65, बस इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, एचसीएफ निकालोगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या 13 है, 13 को 125 में भाग दोगे तो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है 13 नवा 117 और 8 आपका शेषफल बच जाएगा, इधर 13 5 65, शेषफल 5 बच जाएगा, मतलब वो संख्या कौन सी है 13 है, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कितना सिंपल है, एक बार बस आपने वीडियो इसको देख लिया ना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आओगे। चलिए देखिए अगला 25वां प्रश्न, कि समीकरण 3x+2y = 6 और y = 0 का हल होगा। तो लोग कितना सिंपल है, जब आपको 3x+2y = 6 दिया हुआ है, इधर y = 0 दे रखा है, तो जहां पे y आएगा वहां पे 0 रख लेना, तो हो जाएगा 3x+2 गुणे y आ गया ना, तो y की जगह 0 रख लो बराबर 6, तो ये तो हो जाएगा 3x+2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 बराबर 6, तो 3x में 0 को जोड़ोगे तो 3x ही तो आएगा बराबर 6, x का वैल्यू निकालोगे तो 6/3 कैंसिल कर दो, तो x बराबर 3 दूनी के 6, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो हल ज्ञात करना था, हल जब भी लिखते हैं तो हमेशा x कामा y के रूप में लिखा जाता है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, हल जो होगा 2,0 होगा, 2,0 का मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लो इतना आसान तो है, करना क्या है कुछ नहीं। 16वां प्रश्न देख लो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 16वां क्रम 26, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य है, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। सम संख्या 1 से लेकर 10 तक क्या है 2 4 6 8 और 10, समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य क्या होता है कि जोड़ दो, कितनी संख्या है 5 है, भाग दे दो, जोड़ोगे तो 30 आएगा, 5 का भाग दोगे तो 5 6 के 30, समांतर माध्य 6 आ गया, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। लो कितना सिंपल है, एक बार लगा कर चले गए ना तो फिर एकदम बिल्कुल सिंपल है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रवृत्ति है। मेरे प्यारे बच्चों सिक्का को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रवृत्ति कितनी है 2, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन एक बार उछालोगे तो सिर्फ या तो हेड ही आएगा तो टेल, आने की प्रवृत्ति सिर्फ एक ही है, 1/2, बात खत्म, सी वाला ऑप्शन, यही कोई फॉर्मूला होता है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखिए माध्य माध्य के बहुलक के बीच संबंध पूछा है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जब बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्यक, यही तो फॉर्मूला होता है, रटा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखिए, 29वां क्या है, साइन 15 अंश cos 75 का मान, बहुत सिंपल है, जब इस तरह का वैल्यू आ जाए तो आप 75 और 15 को जोड़ दीजिए, वैल्यू अगर 90 अंश आ जाता है तो समझ लो उसका आंख बंद करके एक आंसर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इसके आंसर हमेशा एक होते हैं, अगर इन दोनों का योग कितना आ जाए 90 आ जाए तो। आगे देख लो उसी फार्मूला पे आ गया, किसी बराबरता बट्टा का माध्य दिया है 24/1, ठीक है 24.1 दिया हुआ है, बहुलक आपका 28 दिया है, उसका माध्यक होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने फार्मूला आपसे बताया कि फार्मूला था बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका,
-2 गुणे माध्य, यही फार्मूला अभी जस्ट हमने बताया। तब आपको बहुलक दिया है 28, 3 गुणे माध्य का आपको निकालना है, जिसको m मान लेते हैं, -2 गुणे माध्य आपको दिया है 24.1। तो गुणा कर लो, तो 28 बराबर क्या आ जाएगा, 3m। गुणा करोगे तो 24 दूनी के 48.2 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 28, ठीक है, 28, और ये आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 48.2 बराबर 3m। जोड़ोगे मेरे प्यार बच्चे कितना आ जाएगा, 76.2 आ जाएगा बराबर 3m। 3 से जब इसको काटोगे तो ये आपका 25.4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, इधर बचेगा m। m मतलब माध्यक, माध्यक कितना आ गया, 25.4। 25.4 का मतलब सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई कितना सिंपल है, अब कितना आसान बताऊं आपको, ये बताइए। 31वां प्रश्न देखिए, दिया गया है ल स दो संख्याओं का इतना, म स पूछा है। शुरू में ही हमने एक प्रश्न आपको इस तरह का जिक्र किया था मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह लगाओगे इसको। पूछा है म स, म स मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम, बस हो गया। तो ये होगा एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितना है 132, दूसरी संख्या कितनी है 288, और बटे में एलसीएम कितना दिया है 3168 दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है आप लोगों को, कि 132 से जब 3168 कटाओगे तो 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और जब 24 से 288 कटाओगे तो ये 12 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब एचसीएफ जो है वो आ जाएगा आपका 12। अब 12 का मतलब ये होता है कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखो, बहुपद के शून्य का भी हमने जिक्र किया था, जब भी शून्य पूछे उसको आप शून्य के बराबर कर दो, ठीक है, उसको आप शून्य के बराबर कर दो, गुणनखंड हल कर दो। तो गुणा करने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका 3 एकम 3, गुणा करने पे 3, 3 में से घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो इसे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x और प्लस के x -3, क्योंकि -3x प्लस x मिलकर -2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लो जोड़ा बनाकर, इसमें से x कॉमन ले लो तो x -3 बच जाएगा। इसमें कुछ कॉमन लेने लायक नहीं तो एक कॉमन लो, एक कॉमन लेने पर सेम चीज उसी तरह उतर जाती है, बराबर 0। इसमें भी x -3, इसमें भी x -3, तो x -3 को एक कोष्टक में, और इधर आपका x प्लस 1 को एक कोष्टक में, बराबर 0। अब अलग अलग बराबर कर दो, x -3 बराबर 0 कर दो, इधर आप x प्लस 1 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर इधर माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3, जो x बराबर प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1, तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस के 1, ठीक है। तो इसका हल कैसे लिखेंगे, तो हल -1, 3, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। हल है तो कोई नहीं इधर उधर हो सकता है, 3 - 1 भी देख लेना। तो 3 - 1 मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन देखो, 3 - 1, बात खत्म। लो भाई यही तो है। अब देखो 33वां प्रश्न, समीकरण दिया हुआ है 2 ठे, हल पूछा है। लोग इतना ज्यादा सिंपल मेरे प्यारों से क्वेश्चन है। जब आपको बोला है कि x - y बराबर 2, पहला मान लो, और एक दिया आपको x प्लस वाई बराबर 2, इसको दूसरा मान लो। तो जोड़ने पे -y प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x x मिलके 2x बराबर 2, 2 मिलके 4, 2 से कटा दो, x बराबर 2। अब इसे x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दूसरा में रख लो, तो x के यहाँ 2 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, y बराबर 0, y में बराबर 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो x बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0 का मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं 34। यदि द्विघात कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान, अभी हमने जस्ट आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब मूल बराबर हो जाता है ना, मतलब विविध कर b² - 4ac 0 के बराबर हो जाता है। अब यहां से निकाल लो, a बराबर क्या होगा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -12 और c का वैल्यू इधर m दिया हुआ है, बस रखना है। b का वैल्यू -12 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a का वैल्यू 3, c का वैल्यू m बराबर 0 हो जाएगा। तो -12 की स्क्वायर प्लस 144, -4 12 m बराबर 0, तो इधर हो जाएगा 144 बराबर -12 m, उधर जाएगा तो प्लस 12 m, 12 से 144 12 बार में कट जाएगा, बराबर m, m बराबर 12 देना तो चाहिए डी वाला ऑप्शन। लो भाई हो गया, आगे देख लो 35वां। एक
यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर आपको दिया है -4, मतलब डी बराबर आपको -4 दिया हुआ है और 10वां पद -8 है। ठीक है, 10वां पद भी आपको दिया है -8। 10वां पद यहाँ लिख लेना। 10वां पद, 10वां पद कितना दिया है? -8। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10वां पद यहाँ पे लिखना। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 9d। 10वां पद आपको कितना दिया है? -8। तो -8 बराबर a। a मतलब क्या होता है? ए वैल्यू निकालना है हमको, प्रथम पद। बोला है ना कि प्रथम पद होगा, तो ए जो है प्रथम पद प्लस n इंटू डी, सर्वांतर -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा -8 बराबर ए, -9 चौको 36, तो -8 इधर -36 प्लस 36 हो जाएगा बराबर ए। तो -8 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 28 बराबर ए। मतलब प्रथम पद जो है 28 होगा, और क्या। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 36 कह रहा चित्र में डीई जो है बीसी के समानांतर है। ठीक है, जो बोला है पहले आप उसको नोट कर लो यहाँ पे, ताकि हल करने में आसान होगा। एक चीज बोल दिया है कि डीई जो है वो बीसी के समानांतर है। ठीक, एडी बराबर आपको एक्स दिया हुआ है और डीबी बराबर आपको एक्स -2 दिया हुआ है। इधर आपका ए बराबर एक्स +2 दिया हुआ है और ईसी बराबर आपको एक्स -1 दिया हुआ है और एक्स बराबर क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कितना आसान है, यही चित्र है। इसी चित्र में बोला है कि यह दोनों रेखाएं क्या है? समानांतर है। और AD बराबर x, मतलब AD बराबर x और DB बराबर यहाँ पे x -2, और इधर AE बराबर जो आपको दिया है x +2 और EC बराबर आपको दिया है x -1। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं किसी भी त्रिभुज में, तो भुजाएं समानुपात होती है। मतलब AD बटे में DB और AE बटे में EC होता है। तो यहाँ पे लिख लेना AD बटे में डीबी समानुपात होता है यहाँ पे ए बटे में ईसी। ठीक है, ये होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो एडी का वैल्यू कितना दिया है? एक्स, और डीबी का वैल्यू कितना दिया है? एक्स -2 बराबर ए का वैल्यू एक्स +2 और ईसी का वैल्यू एक्स -1 दिया है। ठीक है, अब इसको मेरे प्यारे बच्चों हल करना है। ठीक है, देखो कैसे हल होगा। तो यहाँ पे आप गुणा कर लो, एक्स में एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा एक में करोगे तो एक्स बराबर इधर आपका देखो a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर 4 आ गया। बात खत्म। एक्स बराबर 4 मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, अगला प्रश्न देखो 37 क्या है? एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। तो थैले में यादृच्छाया के एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रक्रिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों, 3 लाल गेंद 2 नीली गेंद, टोटल मिला के कितने गेंद है? 5 गेंद। और कौन सी गेंद निकाली जाती है? नीली गेंद निकाली जाती है। नीली गेंद की संख्या कितनी है? 2 है, मतलब 2/5 होगा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 38 जो है वो है आपको 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य कितना सिंपल। समांतर माध्य क्या कहता है? जोड़ दो जितनी भी संख्या है, मतलब 5 + 10 + 15 प्लस आर प्लस 20 और प्लस 35 और प्लस इधर 40, जोड़ दो। कितना संख्या है? भाग दे दो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, 7 का भाग दे दो। समांतर माध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है, समांतर माध्य 21, 21 बराबर क्या होगा? इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 125 प्लस आर आएगा और बटे में 7। तो 7 कम 7 और 7 दूनी के 14, 147 बराबर 125 प्लस आर। तो 147 इधर घट जाएगा, 125 आकर बराबर आर। 147 में से 125 घटाओगे तो 22 बचेगा, इधर आर, आर का वैल्यू 22 आ गया। कितना सिंपल है, अब इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। 22 मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 39, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक लंबवृत्तीय बेलन की अगर हम बात करें तो देखो ये बेलन है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ये वाला जो आधार है उसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आधार के व्यास पूछा है, यहां से लेकर यहां तक व्यास। तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है।
तो पाई से पाई कैंसिल, और आर का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3, आर बराबर 3। हमको व्यास निकालना है डी, तो डी क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो डी बराबर 2 इंटू आर का वैल्यू 3, 3 दूनी के 6, मतलब त्रिज्या और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर मतलब मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 40 क्या है। प्रश्न नंबर 40 मेरे प्यारे बच्चों है कि मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी, मेरे प्यारे बच्चों ये जमीन है, ठीक है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों मीनार है, ठीक है। मीनार जो है 75 मीटर ऊंचा है मेरे प्यारे बच्चों। मीनार से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे देखते हैं तब अवनमन कोण होता है, तो उसके लिए एक रेखा बनाना पड़ेगा, और यह आपका अवनमन कोण कहलाता है। कितना अंश है 30 अंश, अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। और इसका नाम रख लो, ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी है। तो अगर ये 30 अंश, ये भी 30 अंश। पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मीनार के आधार से कार की दूरी, ये आपका कार है और ये मीनार का आधार है, तो कार की दूरी पूछा है, कार की दूरी मीनार के आधार से, मतलब ए बी का दूरी पूछा है। ए बी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब दिया है, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार टेन थीटा में होता है, तो यहाँ लिख लो टेन थीटा, थीटा की जगह 30 अंश रख लो, टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू आपका 75 अंश, आधार का वैल्यू ए बी निकालना है। टेन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और इधर 75 अंश बटे ए बी, तो ए बी को गुणा 1 में करोगे तो ए बी, और इधर 75 गुणा करड़ी में 3 करोगे तो 75 करड़ी में 3 आ जाएगा, बस यही होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। 75 करड़ी में 3 देना चाहिए, लो पहला वाला ऑप्शन। इतना सिंपल सिंपल आता है, एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पूरा का पूरा एकदम एकदम इजी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पूछा है, कितना सिंपल है, 2 गुणे टेन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का वैल्यू करड़ी में 3 बट्टे 2, उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, वही होता है, करनी में 3 बटे 2 ही होता है, इसका होल स्क्वायर हल करना है। एक स्क्वायर करोगे तो एक को गुणा 2 में करोगे तो 2, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, मतलब करनी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो माइनस 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 दोनों कैंसिल, सिर्फ बच गया 2, 2 का मतलब बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। बहुत तेज इसलिए लगा रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। 42, यदि बिंदु Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P जो है, जिसका निर्देशांक a बटे 3,4 है, a का मान पूछा है। देखो ये प्रश्न कितना लॉजिकल है। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अगर मैं x का निर्देशांक निकालूं, तो मध्य बिंदु में जब x का निर्देशांक निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, ये होता है। और x1 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 6, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है, माइनस के 2, तो हो जाएगा माइनस के 2, अब बटे में 2, ठीक है। और x का निर्देशांक a बटे 3 दिया है, तो इसके जगह a बटे 3 रख लो, तो हो जाएगा a बटे 3 बराबर माइनस के 6 माइनस के 2 बटे 2, तो a बटे 3 बराबर माइनस के 8 बटे 2, ये हो जाएगा a बटे 3 बराबर माइनस के 4, तो a बराबर माइनस के 12, गुणा हो जाएगा 4 3 12, तो a बराबर माइनस के 12, माइनस के 12 का मतलब बी वाला ऑप्शन लो। इतना सिंपल कौन बताएगा हम लोगों को, कोई नहीं बता सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखो क्या है अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 43, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल। अब देखो मूलों का गुणनफल 100% एग्जाम में आना है, इसका फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो बहुत जल्दी, मूलों का गुणनफल, एक प्रश्न तो बनना अनिवार्य है। तो मूलों का गुणनफल कहता है मेरे प्यारे बच्चों अचर पद और बटे में आप एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अचर पद इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 0, और एक्स स्क्वायर गुणांक 3, तो 0 बटे 3 का मतलब 0, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, चलिए देखिए 44 प्रश्न क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब सिंपल 156 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब एलसीएम निकालो, सिंपल 2 से कटाओगे 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटाओगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटाओगे 13 3 39, अब 13 कम 13, 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2, 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1, 13 एक बार है तो 13, बस हो गया, मतलब बी वाला ऑप्शन लो। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा है कि कोई हिसाब नहीं है, आप पूरा का पूरा करके चले आओगे।
बोला है 45वां, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होने का प्रतिबंध आपको मालूम है, अनेक हल होने का प्रतिबंध ये होता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और वो भी बराबर होता है c1 बटा c2 के। ये आपका होता है अनेक हल होने का प्रतिबंध। दो समीकरण दिया है, यहाँ से a1 b1 c1, इधर से a2 b2 c2 निकालो। तो a1 बराबर k, b1 बराबर y कह रहा हूँ, y की जगह एक छिपा है ना, b1 बराबर एक, ठीक है। इधर आपका C1 बराबर के स्क्वायर, इधर आपका A2 बराबर एक, ठीक है, A2 बराबर एक। इधर मैं B2 निकालूं तो B2 बराबर इधर हो जाएगा के, और C2 बराबर इधर एक। बस वैल्यू रखिए, A1 के, A2 की जगह एक बराबर B2 की जगह एक, अब B2 की जगह, अरे B1 की जगह एक, और B2 की जगह यहाँ पे के। बस इतना सही हो जाएगा। के में के का गुणा करोगे तो के स्क्वायर, एक में एक का गुणा करोगे तो एक, के बराबर ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, तो के बराबर एक का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस एक, तो के बराबर एक आ जाएगा। तो के बराबर प्लस माइनस एक, पहला वाला ऑप्शन। अब इसमें कोई बताने वाली बात थोड़ी है, इतना सिंपल। अब ये बताओ, समांतर श्रेणी का सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, एक में से तीन घटा दो तो डी बराबर माइनस के दो, बात खत्म। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, सर्वांतर निकल जाता है। अब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन 47। यदि सेक थीटा बराबर दो तो थीटा का मान होगा, इसको मैं यही हल कर देता हूँ। लो, सेक थीटा बराबर दो तो थीटा का वैल्यू पूछा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ कि सेक थीटा बराबर, इधर आपको दो दिया, दो को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 60 अंश नहीं लिख सकता हूँ, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। अब ये भी कोई प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न है, सी वाला। आगे देखो 48वां, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों के माध्यिका है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका पूछा है, ये प्रश्न अच्छा है, थोड़ा अच्छे ढंग का क्वेश्चन है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक संख्या कौन है, एक तो 2, 3, 5, 7, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 19 के बाद आपके 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29। ये आपके 10 अभाज्य पूर्णांक हैं, उनकी माध्यिका पूछा है। तो देखो कितने 10 हैं, तो n बराबर 10, तो 10 का मतलब सम संख्या हो गया। तो जब भी सम संख्या आ जाए तो माध्यिका कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं। तो जब भी सम संख्या आ जाए तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है कि n बटे 2वां पद, इसको नोट कर लो, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और पूरे के पूरे बटे में 2। ये फॉर्मूला होता है जब सम संख्या होता है। तो n का वैल्यू 10, तो 10 बटे 2, 2 5 10, कट के क्या आ जाएगा 5वां पद, और इधर क्या हो जाएगा 2 5 10, 5 और 1 6वां पद, डायरेक्ट में लगा रहा हूँ, ठीक है, और बटे में 2। 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 11, 6वां पद 13, तो 5वां पद 11 प्लस 6वां पद 13 बटे 2, जोड़ोगे तो कितना देगा 24 बटे 2, कटा दोगे तो 12। लो 12 का मतलब बी वाला ऑप्शन। इतना सिंपल सिंपल प्रश्न है, क्या ही किया जाए। आगे देखो 49, यदि द्विघात समीकरण दिया विविध कर। अभी मैंने बताया कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d बराबर b का वैल्यू क्या है, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणे a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4। जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ उसी तरह तुम भी लगाओगे, बस एक बार लगा के तो देखो। माइनस 6 का 36, 4 3 12, 12 चौका 48, तो d बराबर 36 माइनस 48 माइनस के 12, बात खत्म, सी वाला ऑप्शन। ऐसे ही लगा कर जाओगे, मैं कह रहा हूँ ना, इससे बात थोड़ी प्रश्न जाएगा। ऐसे ही जितना तेज में लगा रहा हूँ ना, उतना ही तेज आप एग्जाम में लगा के आओगे, अब पूरा 20 में 20 नंबर लेके आओगे। लास्ट प्रश्न 50वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्र प्रवृत्ति की माप, अच्छा बताइए, माध्य होता है कि नहीं, नाम सुना हो गया, बहुलक भी आपने नाम सुना ही हो गया, ठीक है, माध्यिका का नाम सुना ही होगा, ये मानक विचलन का नाम नहीं सुना होगा, यही डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है मानक विचलन। 50 प्रश्न हमने बताया मेरे प्यारों, 50 प्रश्न एक बार लगा के चले जाओ, 20 में 20 नहीं करके आए तो कहना, मेरा 100% गारंटी, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे ऑब्जेक्टिव के, लिख के रखो। वीडियो को लाइक कर देना, इतना शेयर करो, सारे फ्रेंड 20 में 20 नंबर लेके ऑब्जेक्टिव में आए इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।